नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। किस किस तरह के खेल चल रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। कल डिमोना पे जिस तरह का हमला हुआ है, इजराइल बिल्कुल हक बकाया हुआ है। अमेरिका ने भी कभी सोचा नहीं था कि डिमोना के ऊपर ईरान इस तरह से हमला कर पाएगा। दरअसल सीधी सी बात है कि ट्रंप जिस तरह की धमकी दे रहा है कि ईरान का सारा पावर ग्रिड उड़ा देगा, यह धमकी बताती है कि ईरान से जंग में तो आप हार चुके हो। हथियारों की लड़ाई में, सीधी लड़ाई में ईरान के सामने ना अमेरिका टिक पा रहा है और ना इजराइल टिक पा रहा है। तो इस तरह के तरीकों की बात की जा रही है कि पावर ग्रिड उड़ा देंगे। वैसे एक बात समझ लीजिए, मैं जो किस्से चल रहे हैं, जो कहानियां चल रही हैं, उन पर आऊंगा, लेकिन इस फैक्ट को समझना बेहद जरूरी है कि यह धमकी किसी काम की है नहीं। असल में बाकी जितने भी मुल्क हैं अरब के, उनको आप देखेंगे तो किसी के यहां 2 पावर ग्रिड हैं, किसी के यहां 1 पावर ग्रिड है और वहां से 80%, 90%, 50% एनर्जी जाती है। तो वैसे पावर ग्रिड पर अगर हमला हो तो कोई भी मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन ईरान को 40 साल से इस बात का अंदाजा था, इस बात का खदशा था कि आज नहीं कल अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे और ऐसे ही शैतानी हमले करेंगे। इसलिए ईरान में पावर ग्रिड का जो पूरा स्ट्रक्चर है, आप नक्शे में देख पा रहे होंगे, जो पॉइंट पॉइंट बना हुआ है, बिंदु बिंदु जो बने हुए हैं, ये सारे पॉइंटर्स बताते हैं ईरान के अलग अलग पावर ग्रिड के बारे में। तो ईरान में 400 से ज्यादा पावर ग्रिड है और जो उनका सबसे बड़ा पावर ग्रिड है वो केवल 2.9% बिजली पैदा करता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो उनका है, अगर उस पर अमेरिका हमला कर भी देता है तो केवल 2.9% जगहों पर बिजली का नुकसान होगा। 88% या 87% बिजली जाती रहेगी। और इन 400 पर एक साथ हमला कर पाना या पूरे 400 को एक साथ बंद कर पाना, यह अमेरिका और इजराइल के औकात की बाहर की बात है। जबकि यह पता चल चुका है आपको कि F-35 को गिराया जा चुका है, F-16 को कल गिराया गया और ब्लूमबर्ग बता चुका है कि 19-20 जहाजें पहले ही अमेरिका की और इजराइल की गिराई जा चुकी हैं। यानी ईरान का जो एयर डिफेंस है वो काम कर रहा है और जो जहाजें बम लेकर आएंगी ईरान की सीमा के पहले, उनको मारकर गिराया जा सकता है। तो इस धमकी का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ये धमकियां दी जा रही हैं ईरान को डराने के लिए कि ईरान किसी तरह से बातचीत पर आए। अब बातचीत वाले मामले को डिस्कस करूंगा, उससे पहले एक बड़ा खेल करने की जो कोशिश की गई। मैंने आपको डिएगो गार्सिया के बारे में सुबह बताया था, इसलिए वो मैं नहीं दोहराऊंगा। एक और किस्सा मैं आपको बताऊं। अमेरिका का एक अखबार है पॉलिटिको। पॉलिटिको अखबार एक स्टोरी करता है कि अमेरिका और रशिया के बीच में एक समझौता हो रहा है, जिसमें रशिया जो है वो ये वादा करेगा कि ईरान को इंटेलिजेंस नहीं देगा। यानी अमेरिकन अड्डों के बारे में जो जानकारियां वो ईरान को दे रहा है वो नहीं देगा, और बदले में अमेरिका जो है वो यूक्रेन को रशिया की जानकारियां देना बंद कर देगा। यह खबर चलाई गई। इस खबर का क्या खेल होता है? डिएगो वाली खबर का मैंने आपको बताया था, ईरान को बदनाम करना था कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर की मिसाइलें हैं, और फ्रांस में, ब्रिटेन में, इन देशों में यह माहौल बनाना था कि ईरान हमारा भी दुश्मन हो सकता है, हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। और इस खबर का सारा खेल यह था कि रशिया और ईरान के बीच में फ्रिक्शन पैदा करो, ईरान में यह मैसेज दो कि देखो रूस तुमसे दूर हो रहा है, तुम्हारा सौदा कर रहा है। रूस ने इस खबर को बिल्कुल गलत बताया, और सिर्फ गलत नहीं बताया, ईद और नौरोज के मौके पर जो बधाई दी पुतिन ने, उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया, एकदम साफ कर दिया कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। दुनिया में ज्यादा मुल्क ईरान के साथ नहीं है, ऐसी कोई गलतफहमी मुझे नहीं है कि सारी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो गई है। सारी दुनिया की आवाम जरूर ईरान के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुल्क तो या तो खामोश बैठे हुए हैं या अमेरिका के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 3 मुल्क ऐसे हैं जो ईरान के दोस्त रहे हैं, और वो हैं, उनमें जरा सा भी चेंज नहीं आया है। चाइना के जब एक डिप्लोमेट से सवाल पूछा गया कि क्या आप ईरान की मदद कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ईरान हमारा पुराना और सच्चा दोस्त है। डिप्लोमेसी में इस जवाब का मतलब होता है हां, हम मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया लगातार ईरान के समर्थन में बयान देता रहा है, और रशिया जो हर तरह से ईरान को मदद पहुंचा रहा है। और ये दोस्तियां भी कोई ऐसा नहीं है कि अलग से दोस्तियां हैं, ये दोस्तियां भी स्वार्थ की दोस्तियां हैं। रशिया और चाइना के लिए जरूरी है मिडिल ईस्ट में ईरान का मजबूत रहना।
ईरान के डूबने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट के 100% ऑयल पर, 100% गैस और एनर्जी पर अमेरिका का कब्जा हो जाना। यानी चाइना को मिडिल ईस्ट से अगर तेल और एनर्जी खरीदनी है, गैस खरीदना है, तो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेंगी, तब वो तेल खरीद पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि ईरान वहां पर रहे ताकि उसकी तेल और गैस की जरूरतें लगातार पूरी हों। रशिया के लिए जरूरी है ईरान का होना। ईरान के खत्म होने का मतलब मिडिल ईस्ट से रशिया का सारा असर खत्म हो जाएगा। तो ये दोस्ती जो है एक दूसरे की जरूरतों पर आधारित है और रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया तीनों ने क्लियर किया है कि हम ईरान की मदद करते रहेंगे और यह बड़ी ताकत है। लेकिन लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। बहुत सारी बातें होती हैं। मैं कई बार इतिहास के बारे में सोचता हूं। पर्शिया एज अ नेशन के रूप में आप देखिए, 5-6 हजार साल पुराना इतिहास है पर्शिया का। अगर आप लेबनान की बात करेंगे, 3000 साल पुराना इतिहास है लेबनान का। और ये तो जानते ही हैं हम कि जिस लिपि में लिखा जाता है, पहली बार लिपि का इस्तेमाल लेबनान में हुआ। यमन 3000 साल पुराना है। जब अमेरिका पैदा नहीं हुआ था तो ये कंट्रीज एक शानदार मुल्क बन चुकी थी और इनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अगर हिस्ट्री देखेंगे तो पर्शिया पर कब्जे की कोशिश किसने किसने नहीं की या किया नहीं। रोमन साम्राज्य पर्शिया से लड़ता रहा, हार गया, खत्म हुआ। रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, पर्शिया आज भी है। मंगोल साम्राज्य खत्म हो गया, पर्शिया आज भी है, जिनसे पर्शिया की लड़ाई हुई। ब्रिटिश साम्राज्य जो लगातार पर्शिया से लड़ता रहा, वो पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। ब्रिटेन एक मुल्क की तरह जरूर है लेकिन साम्राज्य खत्म हो गया। पर्शिया यानी कि ईरान आज भी है। ऑटोमन जो पर्शिया के खिलाफ था वो खत्म हो गया, कई टुकड़ों में बंट गया, लेकिन ईरान आज भी है। और याद रखिएगा, अमेरिका और इजराइल भी खत्म हो जाएंगे लेकिन ईरान इस धरती पर बना रहेगा। पुरानी सभ्यताएं इस तरह से इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे ईरान हो, तमाम झंझावात झेलकर, तमाम सारे विरोधियों को झेलकर आज तक इस धरती पर हैं और रहेंगे। आगे बढ़ो उससे पहले वही अपील कि अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन वगैरह जो होता है दबा दीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहें। साथ में अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप 3 रुपए रोज से भी कम की है। आप देख सकते हैं वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन होगा, स्क्रीन पर एक QR कोड होगा, जो हमारा पिन कमेंट और हमारी डिस्क्रिप्शन होती है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। किसी भी रास्ते से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जो भी आसान हो। सुपर थैंक दे सकते हैं। जरूरी है कि आप हमारी ताकत बने ताकि हम पूरी ताकत के साथ लगातार सच ऐसे ही कहते रहें। खैर, ईरान को लेकर तमाशे हर जगह शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है। आसिम मुनीर साहब लंच करके आए हैं व्हाइट हाउस से, तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के साथ वो दिख नहीं सकते खुलेआम, लेकिन सब जानते हैं कि उनका दिल इजराइल में धड़कता है। वहां हुआ क्या कि शिया जो मौलाना है उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में आसिम मुनीर ने बदतमीजी करते हुए कहा कि जो लोग ईरान के साथ हैं वो ईरान चले जाएं। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और यहां पर जो लोग सरकार के खिलाफ होते हैं उनसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, फलस्तीन चले जाओ। तो मुझे लगा कि भले दोनों मुल्क अलग हो गए हैं लेकिन फितरत ज्यादा अलग नहीं हुई है। यहां भी जो अमेरिका परस्त है वो हम जैसे लोगों को ईरान, पाकिस्तान, तुरान भेजते रहते हैं और वहां भी आसिम मुनीर उन लोगों को जो ईरान के साथ हैं या ईरान का फेवर कर रहे हैं उनको ईरान जाने की बात कर रहा है। लेकिन इसके बाद शिया जो क्लेरिक्स थे, शिया जो विद्वान थे, उन्होंने इसकी जबरदस्त मुखालफत की है। एक के बाद एक लगातार वीडियोस आए हैं। लोगों ने कहा है कि अगर ईरान से मोहब्बत करने वाले ईरान चले जाएं तो फिर इजराइल और अमेरिका से मोहब्बत करने वाला आसिम मुनीर इजराइल और अमेरिका क्यों नहीं चला जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो गिलगित का था, गिलगित बाल्टिस्तान जो लोग जानते हैं वहां का था, और वहां पे भी यह बंदा यही बात कह रहा था कि आसिम मुनीर की हिम्मत कैसे हुई हमारे जैसे लोगों को ईरान जाने के लिए कहने की। शियाओं की अच्छी खासी पॉपुलेशन है और पाकिस्तान मूवमेंट में शियाओं का भी रोल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी में भी शियाओं का बड़ा नंबर है। लेकिन क्या यह मामला शिया और सुन्नी का है? क्या ईरान का मामला शिया और सुन्नी और मुसलमान तक रह गया है? अगर ऐसा है तो हमारे जैसे लोगों की तो कोई जरूरत ही नहीं है, शिया सुन्नी आपस में निपट लें। असल में ईरान का मामला शिया सुन्नी से बहुत आगे का है। हिंदुस्तान के बारे में कम से कम मैं कह सकता हूं, यहां पर मेरे जितने शिया दोस्त हैं उतने सुन्नी दोस्त भी हैं और लगभग 95 से 98% लोग
चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो ईरान के साथ है। वो जानते हैं कि ईरान हक की लड़ाई लड़ रहा है। और यही नहीं, मैं हिंदुस्तान के बारे में पूरे गर्व से कह सकता हूं कि भक्तों को छोड़ दीजिए, जो सरकारी दलाल हैं उनको छोड़ दीजिए, आम जनता हिंदुस्तान की ईरान के साथ खड़ी है। आप सोचिए, ईरान के दूतावास ने यहां से दवाओं के जो डब्बे भेजे थे वो सरकार ने नहीं दिए थे, वो आम जनता ने जो पैसे दिए थे उनसे दवाओं के डब्बे भेजे गए थे। और मैं आपको बताऊं कि टीसीएच बहुत जल्दी अपनी तरफ से दवाओं का एक पैकेट ईरान की एम्बेसी में पहुंचाएगा, क्योंकि ईरान के लोगों से हम दोस्ती महसूस करते हैं, क्योंकि ईरान के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। इसलिए ईरान का मामला हमारे लिए तो कम से कम शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान से बहुत आगे का है। जिनको इसमें शिया सुन्नी करना है वो करते रहें, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अपन तो न शिया हैं न सुन्नी है, इंसान है, और इंसान होने के नाते ईरान के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में जो भी खुद को हक पसंद इंसान समझता है वो ईरान के साथ में ही खड़ा होगा। और ईरान के खिलाफ जो पूरा मामला बनाया गया है, उस पूरे मामले को अगर देखिए तो यह बात समझ में आती है कि किस कदर बदमाशी है। कल एक खुलासा हुआ और बड़ा खुलासा हुआ, और वो ये हुआ कि अमेरिका की सरकार ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि ईरान अमेरिकी लोगों को मार रहा है, ईरान अमेरिका के लिए खतरा है, वो 2025 में एफओडी नाम की एक संस्था जो इजराइल की है उसने जो रिपोर्ट जारी की थी उससे कॉपी पेस्ट किया गया है। यानी अमेरिका की जो अपनी इंटेलिजेंस की एक से एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एक स्वर में कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। जोए केंट जो बाहर गया, जिसने इस्तीफा दिया, वो यही बात कह रहा है कि अमेरिका की 17 एजेंसियां कह रही थी कि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं है, ईरान कोई एटॉमिक बम नहीं बना रहा है। लेकिन जबरदस्ती खतरा दिखाने के लिए और इजराइल के चक्कर में ईरान से लड़ाई लड़ने के लिए एक इजरायली ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट किया गया। पीटर हेग्सेथ, हक्काबी, स्टीव विटकॉफ और कुशनर जैसे लोग जो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, जिनके बारे में बहुत क्लियर हो चुका है कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने इजराइल के कहने पर और इजराइल को फेवर पहुंचाने के लिए इजराइल की एक एजेंसी की रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करके व्हाइट हाउस की रिपोर्ट बनाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के खिलाफ जो ये पूरा अभियान चल रहा है वो कितना शैतानी अभियान है और कितना मजेदार है कि अब जब ईरान के हमले में वहां घर गिर रहे हैं, जब तेल अवीव गजा जैसा बनता जा रहा है, जब वहां का आसमान लगातार ईरानी मिसाइलों से दहल रहा है, तब ह्यूमन राइट लोगों को याद आ रहा है। तब याद आ रहा है सिविलियंस मारे गए इस लड़ाई में, 2000 के आसपास ईरानी मारे गए हैं, ज्यादातर सिविलियंस हैं, उस पर किसी की आवाज नहीं खुली। क्या ईरानी इंसान की, हिंदुस्तानी इंसान की, पाकिस्तानी इंसान की, क्या कलर्ड लोगों की, हम जो गोरे नहीं हैं, हम जो अंग्रेजों जैसे नहीं हैं, क्या हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है? हमारे इलाकों में लोग मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इजराइल में जहां 4 लोग मरे वहां सारी दुनिया को ह्यूमन राइट याद आने लगता है। यह धोखा अब और नहीं चलने वाला। दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि इजराइल ने कहां कहां क्या क्या किया है, लेबनान में क्या कर रहा है इजराइल, यह दुनिया अच्छी तरह से जानती है। दुनिया लाइव देख रही है, वीडियो देख रही है कि कैसे बेरूत से लेके साउथ लेबनान तक पूरे पूरे अपार्टमेंट गिरा दिए गए हैं, लोगों के गांव खाली करा दिए गए हैं, ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि वो वापस ना आए। यह अलग बात है कि हिजबुल्लाह ने नाक में दम करके रखा है और 1 इंच आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है इनके लिए। यह अलग बात है कि लगातार हिजबुल्लाह के हमलों में इनके सैनिक मारे जा रहे हैं। यह अलग बात है कि नॉर्थ इजराइल पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इनकी शैतानी यह है कि चूंकि एयर डिफेंस नहीं है लेबनान के पास, तो जहाज लेके जाओ, बम गिराओ और बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े घर खत्म कर दो, सैकड़ों लोगों को मार दो और तब कोई सवाल नहीं उठाएगा। गजा को जमींदोज कर दिया गया, बिल्कुल पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया, पूरे के पूरे इलाके खत्म हो गए, तब ह्यूमन राइट इनको याद नहीं आया। और ह्यूमन राइट की बात चली है तो आईसीसी की याद आई। आपको याद होगा आईसीसी के करीम खान साहब। करीम खान साहब वो प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने आईसीसी में इजराइल के कई नेताओं, जिनमें से बेंजामिन नेतन्याहू हैं, गैंट्स हैं, इन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया था। करीम खान साहब के ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट में हैं, उन्होंने किसी महिला के साथ कोई गलत काम किया है। करीम खान साहब को लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अब यह रिपोर्ट आई है कि जांच यह बताती है कि करीम खान साहब पूरी तरह से बेगुनाह थे। करीम खान इंग्लैंड के रहने वाले हैं,
सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं आईसीसी के अंदर, और उनका गुनाह यह है कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था। लेकिन कहते हैं न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो करीम खान साहब जिनके ऊपर दाग लगाने की कोशिश की गई थी, वो दाग पूरी तरह से साफ हो गया है। वहीं की कोर्ट ने यह फैसला दिया है, वहीं की जांच ने यह फैसला दिया है कि करीम खान बेदाग थे, और नेतन्याहू के ऊपर जो उन्होंने वारंट जारी किया था वो आज भी जारी है। वक्त आएगा जब नेतन्याहू के खिलाफ केस चलेगा, इजराइल के अंदर भी और इजराइल के बाहर भी। और जो तमाशे हो रहे हैं, एक से एक तमाशे बाहर आ रहे हैं। बहरीन में आपको याद होगा 9 मार्च को 32 लोग मरे थे एक मिसाइल की वजह से, और ईरान के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि सिविलियन इलाके में उसने मिसाइल फेंकी है। अब राइटर्स, अमेरिका का अखबार यह बताता है कि यह ईरान की मिसाइल नहीं थी, यह इनकी अपनी पैट्रियट मिसाइल थी जो माल फंक्शन हो गई थी, जो ईरानी लोगों को मारने के लिए चलाई गई थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई और वहीं गिर गई, और बहरीन में 32 लोग मारे गए। तो ये जो बहरीन में 32 लोग 9 मार्च को मारे गए, ये ईरान की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से मारे गए हैं। और बहरीन जैसे मुल्क जिन्होंने अपने मुल्कों को अमेरिका का गुलाम बनाकर रखा है, वो इस पर कुछ कह भी नहीं सकते। वो अमेरिका से सवाल भी नहीं पूछ सकते कि भैया तुम्हारी मिसाइल से हमारे 32 लोग मर गए, इनका कोई हिसाब दोगे? कोई हिसाब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहरीन के, सऊदी अरबिया के, यमन के, इन सारे इलाकों के लोगों का कोई मतलब नहीं है अमेरिका के लिए। 10 मरते हैं, 100 मरते हैं, 1000 मरते हैं, अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को फर्क सिर्फ तभी पड़ता है जब इजराइल में कुछ होता है। अमेरिका वहां पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए है। तमाम खबरें आ रही हैं, सऊदी अरबिया जो है वो तैयार है, फहद एयरबेस जो मक्का के पास है वो अमेरिका को दिया जा रहा है कि इस्तेमाल करो। यूएई अपने एयर बेसेस दे रहा है अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए। तमाम खबरें आ रही हैं। अमेरिका इनकी रक्षा नहीं करेगा। अमेरिका उन एयर बेसेस का इस्तेमाल इजराइल के लिए पहले भी कर रहा था, अब भी करेगा। हां, जो नुकसान होगा इनका अपना होगा, और जो लड़ाई वहां पर होगी वो अरब मुल्कों को तबाही की तरफ ले जाएगी। और इजराइल के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सारे अरब मुल्क तबाह हो जाएं और इजराइल ग्रेटर टू ग्रेटर इजराइल बनता चला जाए। उससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन इन सब के बीच पेच एक ही है, जरा सा मुल्क है इजराइल। और जिस तरह से बम गिर रहे हैं, कल जिस तरह से वीडियो आया कि डिमोना और अरद में जिस तरह से मिसाइलें गिरी, घर टूटे, उसके बाद वहां के मिनिस्टर को हैकल किया गया, गालियां दिया गया कि तुम्हारी वजह से बम गिर रहे हैं, तुम यहां से निकल जाओ, जूडियो नाजी कहा गया। यह समझ में आता है कि वहां की जनता के लिए यह सब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है। और ईरान की मिसाइलें अगर ऐसे ही इजराइल में बरसती रहीं तो वहां पर भी विरोध शुरू हो जाएगा। छोटा सा विरोध तो दिख रहा है। कल देखा मैंने कि तकरीबन 500 लोग थे, एक रैली निकली हुई थी और बारिश हो रही थी। बारिश में वो लोग जंग के खिलाफ एक रैली निकाले हुए थे। लेकिन 500 लोगों से कुछ तय नहीं होता है। इजराइल की ज्यादातर जनता जंगखोर हो चुकी है। ज्यादातर जनता को मजा आता है जब कोई अरब मरता है, चाहे किसी भी मुल्क का मरे। तो इसी पागलपन में वो इस जंग को जारी रखेंगे, और जितने दिन तक जंग जारी रखेंगे इजराइल का नुकसान लगातार होता जाएगा और इजराइल के लिए उसको एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लंबी जंग का सबसे बड़ा खतरा है कि इजराइल की इकॉनमी, इजराइल का पूरा स्ट्रक्चर और इजराइल का वजूद तक खतरे में आ सकता है। जहां तक ईरान का सवाल है, उन्होंने सर पे कफन बांधा हुआ है। वो हर तरह की तबाही के लिए तैयार हैं और किसी भी हाल में झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका जो दुनिया भर की बातें एक जियास वगैरह पर बराक राबिट जैसे लोगों से चलवा रहा है कि ये शर्तें अगर मान ले ईरान तो जंग बंद हो जाएगा, ईरान शर्तें मानेगा नहीं। ईरान तो अपनी शर्तें मनवाएगा, उसके बाद जंग रोकेगा, चाहे तबाही जितनी भी हो। अब ये दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर है। काश हमारे मोदी जी और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अमेरिका और बाकी मुल्कों पर दबाव बनाते कि ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, ईरान को न्याय मिले। केवल यही एक तरीका है दुनिया को बचाने का, वरना जिस तरह से ये जंग बढ़ रही है आगे क्या होगा कह पाना भी बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।